संगठन का चुनाव क्यों नेताओं में तनाव। ये बात इसलिए क्योंकि बीजेपी संगठन के चुनाव को लेकर कानपुर में नेताओं की टेंशन बढ़ी हुई है। मंडल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि चुनाव के रिजल्ट जारी होने के बाद सबकी निगाहें जिला अध्यक्षों के चुनाव पर टिकी हुई हैं। इसको लेकर कई पदाधिकारियों ने नामांकन भी कर दिया है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक बीजेपी जिला अध्यक्ष का रिजल्ट आ सकता है। सियासी गलियारों में बीजेपी जिला अध्यक्ष को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि इसी बीच इस बार पदाधिकारी की कमान कौन संभालेगा, इस पर जीएमडी न्यूज के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने संविधान से लेकर सपा कांग्रेस को जमकर सुनाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी के संगठन का चुनाव चल रहा है और कानपुर में भी इसको लेकर कई सारे दावेदार सामने आए हैं। हमारे साथ बात करने के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले वो संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े। नेहरू ने और पूरी कांग्रेस ने उनकी घेराबंदी की कि बाबा साहब संविधान सभा में ना पहुंच पाए और बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं बन पाए। बाद में बंगाल से एक सदस्य को इस्तीफा दिलाकर उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वहां के लोगों ने उनको किसी तरह संविधान सभा में भेजा और जिस क्षेत्र से खुलना क्षेत्र जो आज बंगाल में चला गया, उस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए थे। बाद में गुस्से में कांग्रेस ने उस क्षेत्र को भी, पूरा हिंदू बाहुल होने के बाद भी, उस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया, जो आज बांग्लादेश में खुलना क्षेत्र। और फिर बाबा साहब संविधान सभा में से वंचित हो गए, चूंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा चला गया था। दोबारा उनको फिर मुंबई से बनना पड़ा। तो ऐसे कांग्रेस कितना चिढ़ती रही होगी बाबा साहब से कि उनको पहले संविधान सभा में नहीं जाने दिया, फिर संविधान सभा में पहुंच गए तो जिस क्षेत्र से पहुंचे उस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया। और इतना ही नहीं, बाबा साहब जब देश आजाद हुआ तो सारी रियासतों को विलय करने का जिम्मेदारी सरदार पटेल ने लिया। एक जम्मू कश्मीर की नेहरू जी ने लिया। उस क्षेत्र को विशेष जो दर्जा 370 और परमिट सिस्टम का जो ड्राफ्ट तैयार करना चाहते थे, बाबा साहब को जब ये प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा ड्राफ्ट के लिए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको मना कर दिया था। और जब शेख अब्दुल्ला की बात पता पड़ी कि वो इसका ड्राफ्ट तैयार नहीं कर रहे हैं, तब जब नेहरू जी ने फिर एक दूसरे संविधान सभा के सदस्य गोपाला स्वामी अयंकर को ये जिम्मेदारी सौंपी, उन्होंने 370 का मसौदा तैयार किया। बाबा साहब के ना चाहने के बाद भी 370 जबरदस्ती नेहरू ने लगवाई। तो चूंकि बाबा साहब उससे असहमत थे, वैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते सारे के मसौदे उन्होंने लिखवाए, लेकिन 370 का लिखने से मना कर दिया। कहा कि ये देश में अलगाववाद पैदा करेगा, आतंकवाद पैदा करेगा। और उन्होंने शेख अब्दुल्ला के एक पत्र लिखा था, उनसे मिलने आए तो उसके बाद उन्होंने पत्र लिखा कि शेख अब्दुल्ला, आप चाहते हो कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर की सीमाओं की सुरक्षा करे, वहाँ विकास काम करे, वहाँ के लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था करे, लेकिन भारत सरकार की भूमिका जम्मू कश्मीर में कोई ना हो, ऐसा मसौदा कतई नहीं लिखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें फिर 1951 में इतना अपमानित किया अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नेहरू जी ने, उनके सदस्यों ने, कि 1951 में उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जिसमें महिलाओं का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, पुरुषों को एक से अधिक शादी का अधिकार, उनको मताधिकार का अधिकार। क्योंकि भारत में महिलाओं को बाबा साहब ने 1950 से ही मिल गया अधिकार, 52 के पहले आम चुनाव मिला। अमेरिका में तो 30 साल बाद महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है। तो ये सब बाबा साहब करना चाह रहे थे। उस प्रस्ताव को कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया लोकसभा में और अपमानित होकर बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। 1952 में जब आम चुनाव देश में पहले हुए हैं तो बाबा साहब उत्तर मुंबई से चुनाव लड़े। कांग्रेस ने उन्हीं के निजी सचिव NS काजोलकर को उनके विरुद्ध प्रत्याशी उतारा। नेहरू जी 2 बार प्रचार करने गए और 14,000 से अधिक वोटों से बाबा साहब चुनाव हारे थे। बाद में 1954 में एक उपचुनाव भंडारा से बाबा साहब लड़े, फिर उनके खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा, फिर चुनाव में वो हारे।
यानी आजाद भारत में वो लोकसभा में कांग्रेस ने उनको नहीं पहुंचने दिया। ये रहा है बाबा साहब के प्रति। बाबा साहब की विरासत से जुड़े किसी स्थान को कांग्रेस ने कोई महत्व नहीं दिया। बाबा साहब का जन्म महू में हुआ, उसको कोई स्मारक बनाया नहीं। भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने उसको स्मारक बनाया। बाबा साहब ने जहाँ पढ़ाई किया लंदन में, मोदी सरकार ने उसको भी खरीद कर एक शिक्षा भूमि के नाते एक स्मारक बनाया। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म जहाँ स्वीकार किया था नागपुर में, उस दीक्षा भूमि को भी स्मारक बनाया। बाबा साहब ने 26 अलीपुर रोड दिल्ली में जहाँ पर अंतिम सांस लिया, वो बंगला भी किसी का निजी था, उसको खरीद कर भी उस स्थान को भी परिनिर्वाण भूमि के रूप में उसको डेवलप किया। बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली में, उनकी मृत्यु हुई लेकिन उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ है। आज अभी जब स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार की बात आ रही थी, कांग्रेस बहुत हल्ला मचा रही थी। कांग्रेस ने बाबा साहब का दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, उनको मुंबई के इंदू मिल कॉलोनी कैंपस में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार हुआ और मोदी सरकार ने उसको भी चैत्य भूमि के नाम पर उसका स्मारक बनाया। ये बाबा साहब के प्रति। बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया, नेहरू ने अपने आप अपने जीते जी ले लिया, इंदिरा जी ने अपने जीते जी ले भारत रत्न ले लिया, राजीव गांधी को भारत रत्न दिया गया। लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब देश में बीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उनको बाहर से समर्थन दे रही थी। तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रस्ताव पर बीपी सिंह की सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है। तो ये कांग्रेस ने भारत की संसद में उनका तैलचित्र अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लगा। तो सारा सम्मान तो बाबा साहब के नाम पर मोदी जी ने भीम ऐप लागू किया, क्योंकि बाबा साहब बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। तो डिजिटल लेन देन का जो माध्यम है भीम ऐप भी बाबा साहब के नाम पर भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने किया। हमने कि बाबा साहब के नाम पर इंटरनेशनल अंबेडकर सेंटर जनपद में, यानी हार्ट ऑफ सिटी में, वहां बनाया। तो ये बाबा साहब से जुड़ी विरासत को भाजपा ही सम्मान दे रही। और कांग्रेस ने तो उनको, चाहे आज़ादी के समय पर जब वो संविधान सभा बनी हो या आज़ाद भारत में, उनके साथ क्या बर्ताव किया है ये देश को भी हम लोग बताएंगे। वो बता रहा हूँ कि ये तो बाबा साहब के बारे में बताया, संविधान के बारे में भी क्या किया उन्होंने। बाबा साहब के संविधान को कि में कहीं भी वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं था। 1955 में नेहरू जी वक्फ बोर्ड लेकर आए और आज भारत की इतने बड़ी भूभाग जो पाकिस्तान से अधिक है वो वक्फ बोर्ड का हो गया है। ये बाबा साहब के संविधान में नहीं था। बाबा साहब के संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई स्थान नहीं था, ये इंदिरा गांधी ने बनवाया। आज भारत के संविधान को कोई चुनौती देता है समय समय पर तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देता है कि मेरी कुरान में नहीं, मेरी शरिया में ये नहीं। ये बाबा साहब के संविधान को। दूसरा, कैसे संविधान को रौंदा इन लोगों ने। आज वो बताते नहीं, छुपाते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल सिर्फ इसी बात पे तो लगाया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। अनुचित साधन का प्रयोग किया था। अपने आईएएस निजी सचिव को उन्होंने अपना चीफ इलेक्शन एजेंट बनाया था। तमाम भ्रष्टाचार को तो मान भी लेती, लेकिन कोर्ट ने किसी आईएएस अधिकारी को आप कैसे चीफ इलेक्शन एजेंट अपना बना सकते हैं। उनका चुनाव अवैध हुआ था और अपने को बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट में प्रस्ताव लाए हुए सीधे फखरुद्दीन अली अहमद से रातों रात दस्तखत कराकर और उन्होंने राष्ट्रपति आपातकाल लागू किया। फिर आपातकाल में किस तरीके से देश के सारे नेताओं की गिरफ्तारी कराया, सारी राजनीतिक गतिविधियां ठप कर दी, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, कैसे कैसे संविधान में बदल किए। अगर 38वां संविधान संशोधन जाकर आप पढ़ेंगे तो इस बात के लिए पारित किया गया था कि जो आपातकाल लागू किया गया इसकी न्यायपालिका समीक्षा न कर पावे। 39वां संविधान संशोधन इस बात को लेकर किया गया है कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को कि न्यायालय समीक्षा न कर सके। और इसको कितने आनन फानन में लागू कराया गया कि 7 अगस्त 1975 को लोकसभा में पारित हुआ, 8 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ, 9 अगस्त की राज्यों की विधानसभाओं में पारित हुआ और 10 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करके उसको गजट कर दिया गया। एकदम दनादन, बिल्कुल कोई वो नहीं, चूंकि अपने इंटरेस्ट में था कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन पर उनका कोई समीक्षा न्यायपालिका न कर पावे।
42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा बदलाव किया, आधे से अधिक संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बदल डाला। बाबा साहब के संविधान में कहीं सेकुलर शब्द नहीं था। ये सेकुलर शब्द भी और समाजवाद शब्द, ये दोनों समझिए, धर्मनिरपेक्ष और ये पंथ निरपेक्ष और ये क्या नाम सेकुलर शब्द, दोनों इंदिरा गांधी लाई 76 में, ये बाबा साहब के संविधान में नहीं थे। तो ऐसे मनमाने तौर पर संविधान को रौंदने वाले लोग आज 105 से अधिक जो संविधान संशोधन हुए, अकेले कांग्रेस ने 75 से अधिक उसको लागू किए हैं। और कितने 356 का कितना दुरुपयोग किया, जरा जरा सी बातों पर कितनी सरकारों को बर्खास्त किया होगा। 80-90 उत्तर मतलब देश की सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया है। तो ये संविधान को ना मानने वाले लोग आज झूठ का इतना प्रचार कर रहे हैं। उन सब बातों को ले जाना है, हालांकि जनता उनके झूठ को समझ चुकी है। हरियाणा का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, उनके झूठ का अब जवाब मिलना जनता ने देना शुरू कर दिया है। हमारे साथ क्षेत्रीय से उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से लोकल बॉडी के चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर संगठन की तरफ से जो भी निर्णय होंगे और साथ ही साथ जो संविधान को लेकर इंडी गठबंधन या विपक्ष के या कांग्रेस के लोग इस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तब उनको संविधान याद आता है। उससे पहले क्योंकि बेसिक जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं होती है, सिर्फ संविधान को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो संविधान में बदलाव और जो इम्प्लीमेंट किए थे वो कांग्रेस की सरकार के दौरान ही हुए थे। कानपुर से अमित के साथ दीप त्रिवेदी, जेएमयू।